So welcome back students. I am happy that you are viewing my videos and liking it. Just follow the trend. आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और वैसे ही लाइक करते रहिए जैसे अभी तक आप करते आए हैं। ये इस लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जिसमें अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू काइंड ऑफ टॉपिक. दिस इज ट्रस्ट. ट्रस्ट इज अ ग्रे एरिया. ग्रे एरिया यानी ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी आता है और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी इसको काउंट किया जा सकता है जब तक कि डिटर्मिनेट ट्रस्ट की बात होती है. ठीक है, इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट आपके स्कोप में नहीं है, आपको सिर्फ डिटर्मिनेट ट्रस्ट पढ़ना है जितना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. तो डिटर्मिनेट ट्रस्ट के बारे में सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो ट्रस्ट या पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, ये दोनों एक ही चीज होती है, याद रखिएगा. पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम और ट्रस्ट, इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जब मैं स्टील के या किसी और मेटल के या किसी और मटेरियल के किसी मेंबर को, स्ट्रेट मेंबर्स को आपस में जोड़ता हूं और इसकी जोड़ पे मैं एक स्मूथ हिंज को पुट अप कर देता हूं और इसी हिंज की मदद से मैं मल्टीपल मेंबर्स को जोड़ के एक स्टेबल एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूं, तो उसे मैं कहता हूं ट्रस. यानी ट्रस में स्ट्रेट मेंबर्स को स्मूथ हिंजेस से जोड़ के बनाया जाता है, पहली चीज. अगली चीज वो है कि ट्रस इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इन विच ईच एंड एवरी मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ओनली एक्सियल स्ट्रेसेस. इसमें बेंडिंग की बात नहीं होती, सिर्फ एक्सियल स्ट्रेसेस आते हैं ट्रस में. ठीक है, तो ये जो दो बेसिक डेफिनेशन है ट्रस की वो मैंने अभी आपको बता दी. अब अगले पे हम लोग मूव ऑन करते हैं. एक बेसिक फॉर्मूला है मेरे पास. किसका? एक बेसिक फॉर्मूला है मेरे पास ट्रस्ट को क्लासिफाई करने का बेस्ड ऑन इट्स स्टेबिलिटी. तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2j माइनस 3, वेयर m इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स, m इज द नंबर ऑफ मेंबर, j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स. ठीक है, तो तीन केस होते हैं हमारे पास. एक होता है m इज इक्वल टू, एक होता है m इज लेस देन 2j माइनस 3 और एक होता है m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3. These are the three cases which you may encounter while you are dealing up with a truss. ठीक है, तो अगर पहला केस आए यानी नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स द नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस 3, then you can very easily say that this is a stable truss or this is a truss which is determinate. और stable truss है मेरे पास ये. ठीक है, अगला जो होता है केस ये होता है m is less than 2j minus 3. जब m होगा कम होगा 2j माइनस 3 से, तो मैं इसे कहूंगा दिस इज एन अनस्टेबल ट्रस एंड दिस इज अनस्टेबल एज वेल एज दिस इज डेफिशिएंट ट्रस. डेफिशिएंट है यानी इसमें और मेंबर्स की जरूरत है क्योंकि m कम पड़ गया तो इसलिए ज्यादा मेंबर की जरूरत पड़ेगी. और तीसरा जो होता है दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल बट दिस इज नोन एज रिडंडेंट ट्रस. रिडंडेंट कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस कहते हैं. एंड दिस इज इनडिटर्मिनेट यानी इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं फोर्सेस की जो हमें नोन नहीं होती. इनडिटर्मिनेट या ओवर रिजिड भी कहते हैं इसको, ओवर रिजिड भी कहते हैं. ये तीन केसेस बनते हैं आपके पास यहाँ पे ट्रसेस में. ठीक है, इसके बारे में आप डील नहीं करोगे, इसके बारे में भी आप डील नहीं करोगे. हमें सिर्फ इसके बारे में बात करनी है, स्टेबल या डिटर्मिनेट ट्रस के बारे में हमें बात करनी है. तो ये होते हैं तीन कैटेगरी ऑफ ट्रसेस हमारे पास. मूविंग ऑन, ट्रस को एनालाइज कैसे किया जाए. एनालाइज मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक ट्रायंगुलर ट्रस है, एक ट्रायंगुलर ऐसी एक ट्रस है. एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालाइजिंग अ ट्रस का मतलब होता है कि अपन उस ट्रस के हर मेंबर में आने वाले टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस की वैल्यूज को निकालें और उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. ठीक है, टेबुलर यानी कि ये मेंबर का नाम है और उस पर कितनी फोर्स आ रही है. तो दिस इज व्हाट एनालिसिस इज ऑल अबाउट. ठीक है, तो एनालाइज करना है हमें अगर किसी भी टिपिकल ट्रस को, तो उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं. एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स और दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शंस. ठीक है, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं हम. मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं. मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस में से मेथड ऑफ जॉइंट आपके स्कोप में है, मेथड ऑफ सेक्शंस आपके स्कोप में नहीं है. तो मेथड ऑफ सेक्शंस के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे हम. अगर आपको पढ़ना है तो किस मटेरियल से पढ़ना है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा.
मेथड ऑफ जॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए मेथड ऑफ जॉइंट्स को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रस को एनालाइज करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज होती है, जो कि होती हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। यानी द total sum of forces in the x direction and the total sum of forces in the y direction is always equal to 0। ये दोनों algebraic sum है उसके। algebraic यानी ऊपर को अगर हम पॉजिटिव ले लो, नीचे को नेगेटिव ले लो, राइट को पॉजिटिव ले लो और लेफ्ट को नेगेटिव ले लो, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट ईच एंड एवरी जॉइंट, एट ईच एंड एवरी जॉइंट। हर जॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करने के अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये आपके क्वेश्चन की सॉल्व करने की आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे। आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। दो इन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि मान लेते हैं कि एक ऐसा ट्रस है जिसमें ये दो मेंबर यहाँ मिल रहे थे और एक तीसरा मेंबर यहाँ पे आके जुड़ गया। ये दो मेंबर क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, और तीसरा मेंबर इससे आके यहाँ पे बस जुड़ गया। तो जो कोलिनियर जो मेंबर होंगे वो अपने फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे से ट्रांसमिट कर देंगे, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मेंबर यहाँ पे आके जुड़ा है इन कोलिनियर मेंबर में, इस पे अमाउंट ऑफ फोर्स होगी 0, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। यानी एक कोलिनियर मेंबर में जब एक दूसरा मेंबर आके मिलता है तो उसको कोई भी फोर्स ट्रांसमिट नहीं होती। दूसरा जो अपने पास रूल होता है, द सेकेंड रूल विच वी हैव इज दैट व्हेनेवर देयर आर एनी टू मेंबर्स जो कि कोलिनियर नहीं है, कोई दो मेंबर जो कि कोलिनियर नहीं है, वो किसी एक पॉइंट पे अगर मिलते हैं तो इन दोनों ही मेंबर्स में, और इस पॉइंट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा है, तो इन दोनों ही मेंबर्स में मेरे पास जो फोर्सेस होंगी वो 0 हो जाएंगी। यानी कोई भी एक पॉइंट जिस पे दो मेंबर आके मिल रहे हैं और कोई एक्सटर्नल लोड एक्ट नहीं कर रहा है, उस पॉइंट पे हमारे पास जुड़ने वाले दोनों मेंबर्स में एक्सियल फोर्सेस 0 होती हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैड टू टेल अबाउट द मेथड ऑफ जॉइंट्स। ये होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कि देयर इज अ डिटर्मिनेट पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम and the question is asking that what is the relation between the number of joints j and the number of members m। number of joints और number of members के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो पहले आप ये टर्म पढ़िए, डिटर्मिनेट पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम मतलब होता है ट्रस। एक डिटर्मिनेट ट्रस में कौन सा फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, m is equal to 2j minus 3। this is the relation which will be valid and this is the answer of this question, ठीक है। मैं बता चुका हूं इसके बारे में। मूविंग ऑन, द सेकंड क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड ऑफ जॉइंट्स, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। वो कह रहा है कि फाइंड द फोर्स इन मेंबर एडी। एडी मेंबर में क्या फोर्स होगी इसके बारे में बताइए। ये मेरे पास एक पिन जॉइंटेड फ्रेम है, पिन जॉइंटेड फ्रेम है, यानी एक ट्रस है मेरे पास यहाँ पे। सो इन दिस पोर्शन, मैं इस ट्रस को दोबारा से एक बार बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट होगा, यहाँ पे एक डायगोनल सपोर्ट होगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगी P, और ये जॉइंट के नाम है A, B, C और D। ये 45 डिग्री के एंगल पे है। तो जो मैंने दोनों ऑब्जर्वेशन बताए थे उसमें से एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो जॉइंट है इस पे कोई भी एक्सटर्नल लोड एक्ट नहीं कर रहा है और ये नॉन कोलिनियर जॉइंट है अपने पास, ठीक है। तो इस जॉइंट में मेरे पास जो जुड़ने वाले दोनों मेंबर होंगे उनकी फोर्सेस कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ये बात तो क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास अगर ये दोनों 0 हो गए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इन दोनों को मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तो किसी काम के है ही नहीं। ये तो सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए थे, फोर्सेस ट्रांसमिट करने के लिए ये नहीं थे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दिस ट्रस गेट्स रिड्यूस्ड टू दिस मैनर, ठीक है। अब इस ट्रस को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है।
तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास जो एक जॉइंट है, इस जॉइंट पे मेरे पास ये फोर्स ट्रांसमिट होगी, तो ये एक कोलिनियर मेंबर की तरह एक्ट कर रहा है कि एक कोलिनियर मेंबर है जिसपे ऐसी फोर्स आ रही है। तो ये पूरी की पूरी फोर्स जो होगी वो ये मेंबर अपने अंदर ट्रांसमिट करवा देगा, और इस पे फिर कितनी फोर्स हमारे पास जनरेट हो जाएगी? कितनी जनरेट हो जाएगी फोर्स इस पे? 0. There will be no force which is being generated on this member. तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का यूज करके मैं कितनी आसानी से एक पिन जॉइंटेड फ्रेम को सॉल्व कर सकता हूं। मैंने सिर्फ दोनों ऑब्जर्वेशंस को यूज किया, मैंने इक्वेशंस को भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट द फोर्स इन मेंबर AD इज इक्वल टू 0. Force in member AD is equal to 0. So with this I wind up with this part of the lecture series. ट्रस्ट से रिलेटेड इतना पोर्शन काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से तो, और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे मिलेंगी तो वो अपकमिंग लेक्चर में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप अपने डाउट्स उस ईमेल आईडी पे भेजते रहिए जो मैंने आपको शेयर की है इससे पहले वाले गाइडेंस एंड मोटिवेशन सेशन में, एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट यू आर व्यूइंग इट। ऐसे ही शेयर करते रहिए जैसे मैंने आपसे कहा था, और थैंक यू। I'm going to meet you in the next lecture. Thank you.